मिशन 23-24 की तैयारी, तय हुआ जीत का फॉर्मूला, हर बूथ पर है नजर, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी को 12 महीने 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए बुधवार 5 जनवरी से एमपी में शुरू हुई पार्टी की कार्यशालाओं को जरूर देखना चाहिए। ये कार्यशालाएं पार्टी की बूथ विस्तारक योजना के तहत आयोजित की जा रही है। बूथ विस्तारक वही योजना है जिसके बारे में पार्टी का दावा है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये योजना जीत का आधार बनेगी। प्रत्येक मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाना, ग्राम नगर केंद्र को सक्रिय बनाना, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना, ये हमारा संकल्प है। तो इसलिए हमने एक विस्तारक योजना, बूथ विस्तारक योजना की है। उसकी प्रिपरेशन के लिए, आज तैयारी के लिए आज हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के विस्तारक और प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज हमारे कार्यशालाएं हैं, जो हर जिले की कार्यशालाएं हैं। और उसके बाद 20 से 30 जनवरी पूरे मध्य प्रदेश के हर बूथ पर हमारे विस्तारक योजना के माध्यम से बूथ को सक्षम बनाने का अभियान और संकल्प हमने लिया। दरअसल बूथ विस्तारक योजना बीजेपी के उस माइक्रो मैनेजमेंट का ही हिस्सा है जिसके जरिए वो एक एक मतदाता तक अपनी पैठ बनाने की तैयारी में है। बीजेपी इन कार्यशालाओं में अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में ट्रेनिंग दे रही है। इधर कांग्रेस को बीजेपी की इस तैयारी में कुछ भी खास नजर नहीं आता। हमारा जो काम करने का तरीका है बहुत दिखावा करने का नहीं है। तो हमारा जो काम चल रहा है संगठन के स्तर पे वो बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे जाने वाले भविष्य में 2023 में इसका पता उन लोगों को भी लग जाएगा जो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, कांग्रेस का बूथ कमज़ोर है, बूथ मैनेजमेंट कमज़ोर है। और ये हम 2018 में भी दिखा चुकी है पार्टी। बीजेपी के विस्तारक योजना और कार्यशालाओं पर कांग्रेस का अपना मत हो सकता है, लेकिन बीजेपी की ऐसी ही तैयारी बड़ा अंतर पैदा करती है। कांग्रेस जहां कुछ बड़े क्षत्रों पर ही निर्भर नजर आती है, तो वहीं बीजेपी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व की तरह तवज्जो पाता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। तो बीजेपी जैसी पार्टी है और जिस तरह की पार्टी है वो बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पार्टी अपनी जड़ों को स्वस्थ रखने की तरफ काफ़ी तवज्जो और काफ़ी ध्यान देती है, क्योंकि बीजेपी एक संगठन आधारित दल है और बीजेपी में ये कहा भी जाता है कि बाकी जो कुछ भी है वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है संगठन। यानी संगठन वो खाद है, संगठन वो शक्ति है जो पूरी पार्टी में नेताओं की नर्सरी तैयार करती है और इन नेताओं को आगे बढ़ाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रत्यक्ष रूप से आपको, परोक्ष रूप से नेतृत्व को लेकर होड़ भी बनी रहती है, दौड़ भी बनी रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली सब कुछ है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बीजेपी का जो भी एक चरित्र है वो बहुत ताकत से स्थापित होता है कि संगठन ही सर्वस्व है, संगठन के अलावा कुछ नहीं है। और चुनाव में जिस तरह से ये पार्टी नीचे उतरती चली जाती है और माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ बढ़ती है, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त काम है। तो अब बीजेपी एक माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति के साथ फिर बढ़ रही है। और जैसा आप और हम बार बार ये बात भी कहते सुनते रहे हैं कि ये पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहना पसंद करती है। जैसे कोई बहुत ही हमेशा युद्ध के लिए तैयार कोई सेना होती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी को अगर हम सेना माने तो ये एक ऐसी सेना है जो चुनाव के लिए हमेशा अपने हथियार, अपने औजार, अपनी बुद्धि, अपनी रणनीति, अपना कौशल, इन सब को मांझती रहती है, तराशती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ अनुकूल है, क्योंकि अगर मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, तो वहाँ रीजनल पार्टीज़, रीजनल लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हैं। और कुछ राज्य जो हैं उत्तर भारत के, जिनमें पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा भी आप कह सकते हैं, इन सब में कांग्रेस भी एक चुनौती है। लेकिन बीजेपी इस चुनौती को बहुत बेहतर समझती है, अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में और ज़्यादा तवज्जो देती है
इसीलिए वो हमेशा तैयारी में व्यस्त रहती है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सुशील शर्मा जी हैं मेरे साथ स्टूडियो भोपाल में, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उमेश शर्मा जी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुशील जी, माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का एक टिप्पणी आपकी। देखिए शरद जी, बीजेपी की यही विशेषता है कि वो कार्यकर्ताओं से लगातार जो है काम लेती है, काम देती है, और ये वहाँ पर विश्राम नाम का मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द अब है। और दूसरा है कि देखिए, सूक्ष्म लेवल पर काम करने की जहाँ तक बात है तो बीजेपी ने, अगर आप देखें 2013 के बाद से बीजेपी ने एकदम से नए तरीके से काम कर रही है। पहले हम जब भी चुनाव प्रबंधन की बात आती थी तब जो सिर्फ वोटर लिस्ट को लेकर दायित्व दिए जाते थे, अमित शाह के आने के बाद उसको और सूक्ष्म लेवल पे ले जाके पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, तो इस लेवल पे जाके यदि मतलब आप देखिए वोटर टू वोटर जो है कार्यकर्ता का दायित्व यदि आप निर्धारित कर रहे हैं तो ये एक अलग तरीके की रणनीति पर काम होता है और इसी कारण जो है परिणाम जो है सकारात्मक आते। एक बात, और यदि कार्यकर्ता आपका लगातार काम में लगा हुआ है तो जो नकारात्मक जो वोट हो सकता है उसको भी रोकने में कार्यकर्ता की बहुत अहम भूमिका होती है। ये बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। कांग्रेस तो नेता आधारित पार्टी, आज कमलनाथ जी है तो पूरी फोर्स जो है कांग्रेस कार्यालय वो कमलनाथ खेमे की लग रही थी। बीजेपी में ऐसा नहीं होता, बीजेपी में कार्यकर्ता को लगातार तवज्जो मिलती भी है। जी, लेकिन कांग्रेस एक अच्छे लीडर की तलाश कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा करता रहता है और कोई अच्छा लीडर मिल जाता है उसको तो उसके नेतृत्व में वो प्रदर्शन बेहतरीन करने से भी चूकता नहीं है। और 2018 में कमलनाथ जी के खाते में ये श्रेय तो गया कि उन्होंने उस कांग्रेस को जिसका सूखा 2003 के बाद बना था उसको 13-14 महीने ही सही लेकिन सत्ता सुख से रूबरू कराया। धनोपिया जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपना काम करती है, हम उस तरह का दिखावा नहीं कर पाते हैं। और अभी तो आपने खुद ही कहा कि 15 महीने कांग्रेस की पार्टी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। वो तो जहाँ सत्ता होती है वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सारे के सारे कार्यक्रम 5 स्टार होटलों में तक करते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे करते हैं, इवेंट चलाते हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रगल है कि इवेंट का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, दिखावा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को सख्ती से कार्य कर रहा है। हमारे मंडल में, सेक्टर्स में, ब्लॉक में, जिले में, सब जगह देखिए। अभी आप जन जागरण यात्रा के नाम पर देखिए, जगह जगह लोगों ने सेक्टर से भाग लिया है, काम किया है। हमारे मंडलम में काम चल रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कोई काम कर रहे हैं, सेक्टर्स कर रहे हैं, हमारा काम ये चल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि हम पब्लिसिटी उडंकी नहीं कर पाते जिस तरह की पब्लिसिटी सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी जितना संगठन के प्रति जितने संजीदगी से काम करते हैं, शायद आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा। कमलनाथ जी कहीं भी होते हैं, भोपाल में हो या बाहर कहीं भी हो, हमेशा संगठन के लोगों से बात करके उनकी बातों को समझाना, उनको प्रति जो काम दिया होता है उसके काम के बारे में रिपोर्ट लेना, हम लोगों से पूछना क्या काम हो गया, क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें निश्चित से करती है और कमलनाथ जी का कुशल नेतृत्व हम लोगों के साथ में है। हम लोग निश्चित से आप मान के चलिए 2023 से फिर एक बार कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। जी चलिए, इस आशा से भरी टिप्पणी के लिए आपको भी शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उमेश जी, माइक्रो मैनेजमेंट, कांग्रेस ये बात कहती है और ढके छुपे शब्दों में बीजेपी से भी ये स्वर आते हैं कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। ये बात इसलिए कही जाती है कि आप पारंपरिक और आनुष्ठानिक रूप से कर तो वो सब कुछ रहे हैं जो जनसंघ में होता रहा और जनसंघ के बाद जिसमें बहुत तेज गति आई 1980 के बाद, जब आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में सुप्रतिष्ठित हुए। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, दरअसल ये वो नाम हैं जिनका रोपण इतनी तेजी से होना था कि आज आपके पास ठीक है विभूतियां ऐसा नहीं है कि वो बार बार मिलती हैं, लेकिन अगर कुशाभाऊ ठाकरे 100% रहे तो कम से कम 60% और 65% और 70% के नेता होने चाहिए। लेकिन आपके यहाँ से ये स्वर आता है कि अब उसमें कमजोरी आई है। बहरहाल आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट फिर शुरू किया बीजेपी ने? जी, चूंकि आपने बच्चन जी को उद्धृत करा है और मधुशाला की याद दिला दी है तो हमारे स्वभाव के बारे में समझ लीजिए शरद जी
कि साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे कि जहां पर खुदा नहीं। हमारे लिए तो चारों तरफ संगठन ही संगठन है, और हम उसको ईश्वर भाव के साथ, उसको हम ईश्वर भाव की तरह स्वीकार करते हैं। हमारी कार्यपद्धति तो वही है जो कुशाभाऊ जी की थी, हमारी कार्यपद्धति वही है जो प्यारेलाल जी के समय में थी। कार्यपद्धति में कोई अंतर नहीं आया। ये जरूर है कि जो आपने कहा, मैं उससे आंशिक रूप से सहमत हूं कि उतना विराट कद, उतनी असीमित क्षमता मुझे लगता है कि ये देव प्रदत्त होती है। जो कुशाभाऊ जी में थी या प्यारेलाल जी में थी, तो उस समय का मुझे लग रहा है कि कालखंड चुनौतीपूर्ण था। तो उस समय मुझे लग रहा है कि हमारी राजनीतिक शैली उस प्रकार की थी, पर कार्यपद्धति में तो रंचमात्र भी परिवर्तन नहीं आया। आज भी आप देखें कि शिवराज जी जैसा नेतृत्व मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जो जेपी भाई साहब कह रहे थे कि हम दिखाने में विश्वास, नहीं जी, जेपी भाई आप इसको दिखाने के रूप में मत देखिए, इसको सिखाने के रूप में देखिए। जो आपको दिखाना दिख रहा है वो हमारे लिए सिखाना है। हम सिखा रहे हैं, और सिखा किनको रहे हैं? जो सीखे सिखाए हैं। हमने तो मुख्यमंत्री शिवराज जी भी जो है ना, वो 10 दिन तक निकल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी 10 दिनों तक अपना समय दूंगा। मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कोई एक भी नेता ऐसा नहीं रहेगा कि जो इस बूथ विस्तारक योजना में निकलेगा नहीं। तो ये दिखाने के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये जनता से जुड़ाव करने के लिए निकल रहे हैं। चूंकि चैनल का समय होता है तो मैं वो बूथ विस्तारक योजना की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा शरद जी, पर आप समझ लीजिए कि जो ये लगभग 20,000 के करीब विस्तारक निकल रहे हैं, जो हमारा 51% का वोट लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री की भावना है कि एक सक्षम बूथ हो और स्वावलंबी मंडल हो। हम अपने मंडलों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और यह आत्मनिर्भरता हर दृष्टि से करना चाहते हैं। मंडल के अंदर मंडल की जो आवश्यकता होती किसी भी प्रकार की, वो मंडल अपने स्तर पर जुटाने का सामर्थ्य रखेगा, चाहे कार्यकर्ता की हो, काम की हो। और हमारा बूथ भी हम ये चाह रहे हैं कि सक्षम बूथ होना चाहिए। तो ये जो हमारा ध्येय वाकई ये दिखाने के लिए तो नहीं है। हम अपने नाखून पहने कर रहे हैं। हम अपने शिविर के अंदर जितने सेनापति बैठे हैं, सेनानी बैठे हैं, हम उनको सबको युद्ध कौशल सिखा रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आयुधों का आह्वान इस प्रकार का करना है और इसका संधान इस प्रकार का करना है। तो हम आह्वान से संधान तक की सारी क्रिया सिखा रहे हैं। चूंकि अभी शांति काल है तो आवाहन सिखा रहे हैं। चलिए, जिस समय युद्ध की बेला आएगी तो संधान सिखाएंगे। तो यह आवाहन और संधान का संधि काल है, और इसको भारतीय जनता पार्टी उसी रूप में लेती है। सुशील जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल मशीन है जो बहुत ताकत के साथ जुटती है और बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसा एक ऑटोमेटेड कोई मशीन काम करती है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मशीन से आशय ये नहीं है, यहाँ हम मानव मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें दिल भी होता है, और ये दिल उमेश शर्मा जी के लिए भी धड़कता है और हर उस कार्यकर्ता का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करता हुआ भी चलता है कि भैया अब इस कार्यकर्ता पर भी निगाह रखी जाए, सही समय है जब इनकी प्रतिष्ठापना और इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको लेकर जरूर मन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीड़ा होती है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है, यही विषय कांग्रेस में भी उठता है। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता मैं कहूँगा कि वो अधिक स्वाभिमानी है, पार्टी के प्रति उसका समर्पण निर्विवाद रूप से परंपरा से बहुत गहरा है, इसलिए वो मन की पीड़ा को पी जाता है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता पानी पी पी कर कोसने पर उतर आता है। अंतर यही है। लेकिन कार्यकर्ता नाम का ये प्राणी अब पहले की तरह दोनों दलों में बहुत सुप्रतिष्ठापित नहीं है। जी नहीं शरद जी, मुझे लगता है कि बीजेपी में अभी भी ऐसे कार्यकर्ताओं की एक संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए हम एक बहुत प्रचलित बात जो अक्सर कही जाती है कि बीजेपी में दरी उठाने वाले कार्यकर्ता की कोई वक्त नहीं है। ये बात इतनी बार कही जा चुकी है, और हाल में जब अगर 2020 के आप उपचुनाव को देखें तो ये बात को बार बार कहा भी गया था, लेकिन परिणाम में आप देखेंगे तो वो कार्यकर्ता अंत में वो दरी उठाते उठाते भी विचारधारा से इतना मजबूत हो जाता है बीजेपी के साथ रह के कि वो उसका बदला या उसकी नाराजगी वोट में जाहिर नहीं कर पाता है। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और ये इस तरीके से विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ता को बनाना बीजेपी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको लगता है ये अनंत काल तक प्लस पॉइंट नहीं? देखिए, कोई भी रणनीति, कोई भी योजना अनंत काल तक अपराजय नहीं हो सकती। कभी ना कभी उसमें भी जो है सेंध लगती है, और कांग्रेस ने आप देखिए कि 2018 में सेंध लगाई है, यदि उनकी सीटें ज़्यादा आई है। और बीजेपी का देखिए, बीजेपी का अगर 3 से 3.25% वोट कम हुआ तो ये कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता ही होगा
जिसने दरी उठाने का जो उसके ऊपर जो तमगा लगा हुआ था, उसकी नाराजगी जो है वो उस चुनाव में नजर भी आई। तो जब जनता भी नाराज हो और कार्यकर्ता भी आपका साथ ना दे, तो फिर परिणाम मध्य प्रदेश में 2018 जैसे ही बनेंगे। भले आपकी सरकार कितनी ही लोकप्रिय क्यों ना हो, जनता फिर जो है नाराजगी में, कार्यकर्ता की नाराजगी मिल जाए तो फिर पराजय आपको बहुत नजदीक दिखाई देती है। और इसमें दोष राजनीतिक दलों से अधिक उस जाति आधारित राजनीति, उस वोट बैंक आधारित राजनीति, उस शक्ति संपन्न आधारित राजनीति का भी है, जिसकी परिक्रमा करने में राजनीतिक दल मजबूरीवश जुट गए हैं या उन्हें इसके अलावा कोई विकल्प दिखता नहीं। उन्हें मालूम है कि ये कार्यकर्ता, वो चाहे उमेश शर्मा जी हो, माफ़ कीजिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पार्टी में कहीं उनका यथोचित सम्मान नहीं है, वो एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जितना हम उनको समझते हैं कि उन्होंने अपने मन के इन भावों को कहीं बहुत अच्छे ढंग से रखा हुआ है। और यही धनोपिया जी की बात है, ऐसा नहीं, ये दोनों जो मेरे सामने विभूतियाँ हैं, इन्होंने अपेक्षा से ज़्यादा अपनी पार्टी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना पसंद किया है। लेकिन ये अनंत काल तक नहीं हो सकता। और अगर आप जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, सत्ता केंद्रित राजनीति करेंगे तो वहाँ जेपी धनोपिया जी भी उपेक्षित होते हैं और उमेश शर्मा जी और उनके जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं होता है। धनोपिया जी, सहमत होंगे आप? मैं आपकी बात से सहमत हूँ निश्चित रूप से, लेकिन मेरा एक निवेदन है शरद जी कि आज हालात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में आप कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता साथ कहाँ न्याय हो रहा है? भाजपा में कार्यकर्ता कितना उपेक्षित है। अभी आपको उदाहरण आपके सामने है कि आप इस समय अभी जो 30 लोगों की नियुक्तियों की निकली अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, 20 लोग तो वो हैं बिकाऊ लाल जो सिंधिया जी के साथ सरकार गए हैं, उनको दिया है। वो कार्यकर्ता भाजपा का जो कार्यकर्ता था जिससे जिंदगी भर दरी उठाई है या संघ का काम करते करते यहाँ तक पहुंचा हुआ, तो उपेक्षित भी बैठा हुआ है। आज लोग दबी जमान से कड़वा घूट पी रहे हैं, उदाहरण आपने दमों में देख ही लिया था। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा में अंतर ये है, भाजपा कार्यकर्ता को सरकार सिर्फ यूज करती है, कुछ देने की स्थिति में नहीं है। अभी जो दिया है उसमें कहाँ दिया है? 10 लोग भी मुश्किल से धनोपिया जी, एक बड़ा ईमानदार उत्तर चाहूंगा आपसे, अगर आप देना चाहें, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर बीजेपी की जगह आप होते, बीजेपी कांग्रेस की स्थिति में होती, सरकार बनाती और उसके पास समर्थन गड़बड़ होता, और आप क्या उसका फायदा नहीं उठाते? और अगर उठाते तो क्या आप संत की तरह बैठे रहते कि हम किसी को महत्व नहीं देंगे, अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को बिठाएंगे, इनको नाराज होना हो फिर चले जाना हो, सरकार गिरानी हो गिरा दें? सर जी देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, जेपी धनोपिया का सवाल नहीं है। लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या मध्य प्रदेश के अंदर हुई और उसका जिस तरह आप पुरस्कृत लोगों को कर रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं को आप एक तरह से नकार रहे हैं, ये परिणाम आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे नहीं है। आज परिस्थितियां मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैं फिर आपके आज माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया, उनके कट्टर लोगों को घर बिठाकर उनको टिकट दिया और चुनाव जिताया और आज मंत्री बनाया बिठाया, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अलग तरह की पार्टी है 2023 में। इसमें आधे लोगों को टिकट नहीं देगी और जिन आधे लोगों को टिकट देगी वो जनता उन्हें हरा देगी। तो निश्चित से परिणाम तो भुगतना पड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ता आज तो भुगत रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज क्या मिला है? तो सत्ता है इसलिए गमछे दिख जाते हैं चमकीले, रेशमी गमछे डल जाते हैं, गुलदस्ता मिलते हैं, फोटो डलती है और बड़े बड़े वेल सेटल्ड अच्छे मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में मीटिंग हो जाती है। आदमी खुश हो जाता है इसी बात को लेकर और उनको मंत्री और सारे लोग कुछ सेवाएं भी कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह कार्यकर्ता दिल से पूछिए, उमेश जी कब से जिंदगी भर से लगे हुए हैं, क्या मिला उमेश जी को? प्रवक्ता बनाने वाली बात तो बहुत पहले से प्रवक्ता है, हमेशा काम करते पार्टी का। इनका हक नहीं बनता था किसी आपके यहाँ भी अजय सिंह और अरुण यादव जी ये सवाल वो भी करते हुए नजर आ सकते हैं। देवास के व्यक्ति को इंदौर में आपने अध्यक्ष बना दिया आईडीए का, क्या उमेश शर्मा जी में कमी थी क्या? आपको नहीं दिखता था कि इनका भी त्याग है? तो ये भारतीय जनता पार्टी मौका परस्त पार्टी है, इसके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करने की परंपरा बहुत पहले चल रही है और अभी भी बहुत हो रहा है। अब ये कहे कुछ भी, लेकिन दिल पे हाथ रख के देखें उमेश जी, क्या इनको दर्द नहीं होता कि भाई देवास का आदमी इंदौर में क्यों आकर बैठा है अध्यक्ष, हमारा की क्या कमी थी? दिल से देखिए और सोचिए। चलिए उमेश जी की प्रतिक्रिया लेता हूँ। कार्यकर्ताओं समानता नहीं है। जी जी उमेश जी, सुनिए आपने धनोपिया जी की बात, आपकी टिप्पणी। जी जी नहीं, मुझे लग रहा है कि धनोपिया जी जो हैं उनको अपने बारे में, पार्टी के बारे में आत्मावलोकन करना चाहिए। जो एक उन्होंने मौजूद प्रश्न उठाया है, मुझे लग रहा है कि उसका उत्तर देना आवश्यक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत बड़े चैनल पर बैठा हूं और जेपी धनोपिया जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनकी कही बात का अर्थ जो है वो अभिन्न प्रकार से भी लिया जा सकता है। देवास के व्यक्ति को लाकर इंदौर बिठाया है ऐसा नहीं है। उनका अपना जो जीवन है, उन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार के लिए दिया है।
जयपाल सिंह जी चावड़ा हमारे संभाग के संगठन मंत्री रहे। संगठन मंत्री के नाते उन्होंने लंबे समय तक अपने पूरे जीवन के महत्वपूर्ण दिनों को, महत्वपूर्ण कालखंड को, महत्वपूर्ण समय को पार्टी के लिए अर्पित करा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये, मुझे लग रहा है कि जो दायित्व प्रदान करा है उसके पीछे बहुत सारे हेतु है। क्योंकि संभाग संगठन मंत्री के रूप में पूरे संभाग के अंदर उनका बहुत प्रभावशाली उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, ठीक है वो आईडीए के अध्यक्ष है, पर वो भिन्न प्रकार की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य विस्तार के में भी सहायक सिद्ध होंगे और उनका अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। और अगर इस प्रकार के एक कोहिनूर के लिए 10 प्रकार के कांच के टुकड़े उमेश शर्मा जैसे न्यौछावर करना पड़ते हैं, तो इन कांच के टुकड़ों को गौरव होता है कि वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक स्वांत सुखाय होता है जो पार्टी के हित के लिए होता है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्वांत सुखाय का भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में कि मुझे मिले ना मिले पर पार्टी का विस्तार होना चाहिए। भाई आप कोहिनूर हैं, कांच के को नहीं है आप ठीक है, दिल बहलाने को आप कुछ भी कहते हैं, मजबूरी है क्योंकि ऊपर के लोग सुन रहे होंगे, आपका सम्मान भी कर रहे होंगे, लेकिन दिल में कहीं पीड़ा तो होती है भाई। धनोपिया जी, इसके लिए बीजेपी में आके आवाज उठानी पड़ सकती है। नहीं, बीजेपी में क्या आप वहां से बोलेंगे तो बहुत विश्वसनीय नहीं लगेगा ये जी। नहीं, मैं अपने मित्रों के लिए बीजेपी में यहीं से आवाज उठा रहा हूं। मुझे लग रहा है मुझे टिकाऊ डालो दे दिया गया है, इन लोगों को बेचारों से अपमान किया है, इन लोगों का के साथ जो किया है वो सारे जी 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 उमेश जी बोलिए उमेश जी। शरद जी, मुझे लग रहा है कि आज हमारी डिबेट कहीं की कहीं जा रही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि ये भी इसलिए भी जरूरी है। एक तो आपने मधुशाला का रस घोल के सब बहका दिया पूरे मामले को। नहीं, अब आपने तो फिर एंकर पर ही बात कर दी सर, कि जब एंकर ही मधुशाला की बात कर रहा है तो फिर बात ही दूसरी तरफ है। लेकिन चलिए हम फिर पटरी की तरफ लौटते हैं। सुशील जी, बड़ा सवाल ये है कि मतलब मैं यहाँ बैठकर एक विश्लेषक के नाते भी देखूं अगर, तो मैं दोनों पार्टियों में कमोबेश कार्यकर्ताओं की चुनौती को ही बड़ी चुनौती के तौर पर देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है कि वहां मनाया जाता है और घर पहुंचने में कोई भी वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता कोताही नहीं बरतता। अगर मध्य प्रदेश से नहीं संभलता है मसला तो जेपी नड्डा या अमित शाह जी या प्रधानमंत्री के यहाँ से भी संदेश आने में कोई कठिनाई या चुनौती नहीं होती। कांग्रेस में इतना अंतर जरूर है कि कार्यकर्ता या नेता नाराज होता है तो उसको शायद छोड़ दिया जाता है। और जो घटनाक्रम घटित हुआ सिंधिया जी का, उसके पीछे भी मानने वाले खुद कांग्रेस में दबे छुपे शब्दों में यही कहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जिसको टाला नहीं जा सकता था। अभी भी चुनौतियां हैं, कुछ नेता हैं जिनके बारे में माना गया, अरुण यादव जी या अजय सिंह जी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग बड़ी गरिमा से इनको मनाया गया। राहुल जी आए या राहुल जी ने बुलवाया, यहाँ भी तमाम तरह के नेता बैठे, ये अंतर जो है ये बड़ा मैटर कर जाता है कई बार। इससे कितनी सहमति असहमति है आपकी? बिल्कुल, लेकिन शरद जी बहुत बेसिक अंतर है बीजेपी और कांग्रेस की प्रणाली में भी। देखिए, कांग्रेस में जो है मठों से राजनीति होती है। जिस मठ का जो है प्रमुख पार्टी चला रहा होगा उनके तो कार्यकर्ताओं का सत्कार होगा, लेकिन बाकी जो मठ के लोग हैं उनको तिरस्कार झेलना ही पड़ता है। और ये हमने बल्कि बहुत पहले से देख रहे हैं कि जब दिग्विजय सिंह का कालखंड था, उसके बाद आप देखिए कि उर्मिला सिंह आई तो उन्होंने सुरेश पचौरी, सुभाष यादव, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने मठ को ही जो है मजबूत करते हैं। इसलिए वहाँ पर कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस का हो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी न किसी मठ से जुड़ा होता है, उसे ये मालूम होता है कि आज इस मठ की बारी है तो हमें उपेक्षा झेलनी ही है, और वो उस उपेक्षित भाव से ही रहते। बीजेपी में ये थोड़ा सा अब जरूर स्थिति बदल रही है। बीजेपी में ऐसा नहीं, बीजेपी में जो है सिर्फ बीजेपी एक मठ है और उस मठ का मठाधीश जो है बाहर से आता है, जो संगठन महामंत्री के रूप में कमांड करता है। और वो उन जैसे लोग जो है उनको सब मालूम रहता है कि किस कार्यकर्ता की उपेक्षा हो रही है, उसको क्या काम देना है, उसको किस तरीके से प्रसन्न करना है। यही जो रणनीति है बीजेपी को कांग्रेस से आगे करती है। इसलिए आप देखिए 3 बार की सत्ता के बावजूद भी उतना ज्यादा विचलन आपको देखने को नहीं मिला जितना छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिला था। एकदम से व्यापक परिवर्तन। तो ये बीजेपी इस कारण भी एक आगे हमेशा रहती है कि वहां पर कार्यकर्ता को संभालने वाला, सहेजने वाला एक व्यक्ति होता है जो कार्यकर्ता को सुन नहीं रहा हो तो देख जरूर रहा होता है और समय पर जो है उस कार्यकर्ता के पीठ पे हाथ भी रखा। चलिए, मैं बहुत कम समय मेरे पास, दोनों नेताओं से मैं बहुत छोटी छोटी रिएक्शन लूंगा।
धनोपिया जी, ताकत आपके पास है, नेतृत्व करता अच्छा हो तो आप कमाल भी करते हैं, ये 2018 ने दिखाया है। अभी भी कमलनाथ जी ने पूरी कमर कसी हुई है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, द्वंद्व विरोध नहीं है। लेकिन और क्या, आप बहुत मुझे बताइए ईमानदारी से, और क्या क्या चीज़ है जो कांग्रेस को और धारदार बना सकती है? देखिए, दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी सुशील शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस मठों में है, मठों में नहीं है। निश्चित से कोई भी कार्यकर्ता किसी न किसी नेता के साथ में इसलिए जुड़ा हुआ था, वो नेता से पहचानता है, नमस्कार चमत्कार होती है तो आदमी उसके पास पहुंच जाता है। हर नेता हर कार्यकर्ता के साथ में बाई नेम तो नहीं जान पाता ना, इसलिए आप जो कहते हैं मठों में नहीं है। मठ तो है भारतीय जनता पार्टी में। कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, नरोत्तम मिश्रा को देख लीजिए, भूपेंद्र सिंह को देख लीजिए, प्रभात झा को देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, ये है मठ। इनके यहाँ मठों की संख्या है, हमारे यहाँ कोई मठ नहीं है। और अब इनके नया मठ और बन गया, हेड जयचंद जी हमारे सिंधिया जी के पास पहुंच गए और नया मठ बन गया, सारे लोग उनके पास रहे, इसलिए हमारा मठ नहीं है। उमेश जी एक क्विक रिएक्शन आपका। जी जी। कुछ नहीं शरद जी, मुझे लग रहा है कि हम अपनी इस कार्यपद्धति पर बहुत विश्वास करते हैं और इसी कार्यपद्धति के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो इस प्रकार की कोई मठ वाली व्यवस्था होती नहीं है। हम लोग मठों में विश्वास नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता हट में विश्वास करता है और वो हट होती है देश प्रथम की, राष्ट्र प्रथम की और सदैव प्रथम की। और हम इस हट के साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से देश के लिए विचार करके पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है कि ऐसी लीडरशिप हमेशा नेताओं की नर्सरी, कार्यकर्ताओं की नर्सरी तैयार करती है जो खुद कहीं किसी रूप में सत्ता के प्रति बहुत ही आशा, उम्मीद और अपेक्षा से भरी नहीं होती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करने वाले नेताओं की एक श्रृंखला अतीत में बहुत समृद्ध रही है। वर्तमान में वो स्थितियां ऐसी बनी हैं कि अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि संगठन से आने वाले लोग सत्ता में भी भागीदारी की अपेक्षा रखते हैं या उनको भागीदारी दी जा रही है। इसके पीछे पार्टी की सोच और दृष्टि हो सकती है, लेकिन ये बदलते पर्यावरण की तरफ इशारा कर रही है बीजेपी में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको बहुत बेहतर समझता है, लेकिन अभी जिस तरह से आगे बढ़ने की एक होड़ में पूरे देश में बीजेपी है, शायद वो कुछ चीज़ों को न चाहते हुए उसे छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी कीमत उसे शायद आगे चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस को संभलना होगा क्योंकि उसके लिए, लेकिन संभलने के लिए मौका सुनहरा उसके पास है, क्योंकि उसे अब स्क्रैच टू स्टार्ट करना है। वो एक ऐसे वैभवशाली अतीत को पीछे छोड़ना होगा उसको, जिसकी स्मृति उसे वर्तमान में बहुत परेशान करती है। वो एक ऐसे रूलर की तरह है जिसका वैभव कभी भारत में रहा है, लेकिन आज चुनौतियां हैं। लेकिन किसी भी नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए पुराने वैभव को भुलाना होगा। ये दोनों ही चीज़ें, जो आगे बढ़ रहा है अभी बीजेपी और जो अभी आपको उतना आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है यानी कांग्रेस, दोनों की चुनौतियां कमोबेश समान हैं। लेकिन इनमें से कौन है जो संत की तरह अपनी संगठन की चुनौतियों को देखेगा और उनकी प्रतिपूर्ति करेगा, उसी की जय जय होगी, वही आगे बढ़ता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया धनोपिया जी, शुक्रिया उमेश जी, शुक्रिया सुशील जी। आगे देखिए